गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा कोलराश लॉ। देखिए कोलराश ने क्या करा, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी चेक की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की इस प्रोसेस में। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि ईच आयन मेक्स ए definite contribution to the total molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution irrespective of the nature of other ion of the electrolyte। ठीक है, कोलराश ने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कनेक्टिविटी चेक की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उसने क्या ऑब्जर्व करा कि ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कनेक्टिविटी होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसमें आपका हर एक आयन जो उस इलेक्ट्रोलाइट का है वो एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, क्या बोला उसने कि हर एक आयन जो है वो एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसमें हर एक आयन्स ने उस इलेक्ट्रोलाइट के एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन दिया होगा। एंड दिस कंट्रीब्यूशन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब मान के चलते हैं कि जैसे अगर NaCl है तो NaCl कौन से आयन देता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो मतलब इस NaCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो भी आपकी मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू होगी, उस मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू में डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है किसका, इस इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन्स का। ठीक है, क्लियर। तो डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है किसका, आयन्स का। तो इस आयन्स के डेफिनेट कंट्रीब्यूशन को या इस आयन्स के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को टुवर्ड्स द टोटल मोलर कनेक्टिविटी हम लोग क्या कहते हैं, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी। मतलब अगर ये आयन्स एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं टुवर्ड्स द टोटल मोलर कनेक्टिविटी, तो मतलब इनके आयन्स की खुद की क्या होगी, कोई ना कोई मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू होगी। तो जो इनकी इंडिविजुअल मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी। ठीक है, मतलब जो इनकी इंडिविजुअल मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर लिमिटिंग आयोनिक कनेक्टिविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी। मैंने जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट की नहीं बढ़ती है, और उसको बोलते हैं क्या, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। और वो कहाँ पर होता था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो यहाँ भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, और ज़्यादा किसी आयन की कनेक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, इसलिए हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या बोलते हैं, आयन की कनेक्टिविटी को लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी या मोलर आयनिक कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोलराश ने क्या करा, नंबर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू को ऑब्जर्व करा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो उसने क्या देखा कि उस टोटल मोलर कनेक्टिविटी में हर एक आयन जो था वो एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन दे रहा था। ठीक है, मतलब हर एक आयन का एक अपना ही मोलर कनेक्टिविटी की क्या थी, डेफिनेट वैल्यू थी। ठीक है, और उसी मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू को एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी आयन की हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कोलराश ने
डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू को स्टडी किया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उसने क्या देखा कि जो टोटल मोलर कनेक्टिविटी थी इलेक्ट्रोलाइट की, उसमें हर एक आयन क्या कर रहा था, एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन दे रहा था। मतलब हर एक आयन की अपनी ही क्या थी, एक डेफिनेट मोलर कनेक्टिविटी की क्या थी, वैल्यू थी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उसी को हमने क्या बोला, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर उसने एक लॉ दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलरश लॉ। ठीक है, तो क्या बोलता है ये लॉ, जो कोलरश लॉ, इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इसने लॉ दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलरश लॉ। तो उस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द लिमिटिंग, क्या बोलता है ये लॉ, कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी को एक नाम और भी होता है क्या, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसका मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी मतलब जिसके बाद और ज़्यादा मोलर कनेक्टिविटी नहीं बढ़ सकती है, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडीशन पे। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है कि द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, या जिसको हम लोग मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोलते हैं, ये कहता है कि द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग ionic conductivities of the cation and the anion, each multiplied with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte। ठीक है, इस डेफिनेशन को हम लोग ब्रेक करके पढ़ेंगे। अपने उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने जो लॉ दिया, कोलरश लॉ, उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ से भी कह सकते हैं कि द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोला इसने कि द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग आयोनिक कनेक्टिविटीज ऑफ द कैटायन एंड द एनाइन, ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे, पहले हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे इस डेफिनेशन को। ठीक है, क्या बोलता है ये कि जो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटीज ऑफ द कैटायन एंड द एनाइन। मतलब जो टोटल मोलर कनेक्टिविटी होगी, देखिए ऊपर मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जो टोटल मोलर कनेक्टिविटी होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वहाँ पर वो जो टोटल मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू है उसमें आयंस का क्या होता है, एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब उस टोटल मोलर कनेक्टिविटी में आयंस क्या करते हैं, एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, मतलब वो जो टोटल मोलर कनेक्टिविटी होती है उस मोलर कनेक्टिविटी में इलेक्ट्रोलाइट की आयंस की मोलर आयनिक कनेक्टिविटी का क्या होता है, एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कनेक्टिविटी है वो एक्चुअल में है किसकी कनेक्टिविटी है, उसके आयंस की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट के जो भी आयंस होंगे एक्चुअल में कनेक्टिविटी उनकी है, क्योंकि चार्ज के फ्लो से कंडक्टेंस होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट जब आयंस में टूटता है तो वो आयंस जब फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से क्या आता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस आता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस, वो एक्चुअल है किसकी वजह से है, आयंस की वजह से। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि जो टोटल मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रोलाइट की, वो हम कैसे निकालते हैं, सम कर देते हैं किसका, लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड द एनाइन।
मतलब जो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी होगी एनायन की और कैटायन की, उसका सम कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने पढ़ा ना कि जो टोटल मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू होती है इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डिल्यूशन पर, उसमें हर एक आयन क्या करता है, एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है, और उसी आयन्स के डेफिनेट कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी आयनिक कंडक्टिविटी। क्योंकि आयन चार्ज पार्टिकल है ना, तो वो कंडक्टेंस करेगा, तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो उसने क्या बोल दिया फिर कि जो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ द कैटायन एंड द एनायन। क्योंकि कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, आयन्स की वजह से, कैटायन और एनायन की वजह से। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। मैथमेटिकली अगर हम इसको बताना चाहें तो हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने ये मान लिया ए और बी मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसकी जो मोलर कनेक्टिविटी है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कल देखा था हमने, लैम्डा एम से, ठीक है। और एट इनफाइनाइट डिल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो लैम्डा नॉट एम से। इसको ऐसे भी लिखा जाता है या ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, कैसे ही लिख सकते हो। अच्छा, अगर मैं ये मान के चलता हूँ, मैं ए बी को इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसकी जो मोलर कनेक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डिल्यूशन, वो किसके बराबर होगी, इसके जो आयंस की जो मोलर कनेक्टिविटी है उसके सम के बराबर। मतलब अगर मैं मान लेता हूँ ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए क्या है, कैटायन, तो कैटायन के लिए क्या आता है, पॉजिटिव साइन। तो मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन प्लस मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कैटायन और एनायन का नाम लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। कैटायन हमारा क्या है ए, तो यहाँ पे ए पॉजिटिव आ जाएगा, और एनायन क्या है बी, तो यहाँ पे बी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मैथमेटिकल कॉलराशला, जो वो कहना चाहता है कि टोटल मोलर कनेक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की किसके बराबर होती है, उसके आयंस की आयनिक मोलर आयनिक कनेक्टिविटी के सम के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, जैसे NaCl, तो मोलर कनेक्टिविटी जो NaCl की होगी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, वो किसके बराबर होगी, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ सोडियम का जो कैटायन होगा एट इनफाइनाइट डिल्यूशन प्लस मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ कैटायन। कैटायन क्या होगा यहाँ पर, Cl नेगेटिव, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है जैसे BaCl2, तो इसकी मोलर कनेक्टिविटी किसके बराबर होगी, इसके आयंस की मोलर कनेक्टिविटी के सम के बराबर, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी के सम के बराबर। तो एक तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें Ba+2, क्या मिलेगा, Ba+2, मतलब मोलर कनेक्टिविटी ऑफ बेरियम कैटायन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन प्लस मोलर कनेक्टिविटी ऑफ Cl एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। लेकिन यहाँ पर एक मॉलिक्यूल कितने Cl दे रहा है, 2, तो इसलिए इस मोलर कनेक्टिविटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल से कितने आयन मिलेंगे, 2 मिलेंगे, क्लियर। अच्छा, अब अगर मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, जैसे Al2SO4 थ्राइस, तो इसकी मोलर कनेक्टिविटी किसके बराबर होगी, इसके कैटायन और एनायन के सम के बराबर। तो मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन, ठीक है, प्लस मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल्युमिनियम कितने हैं, 2, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 आयन्स की मोलर कनेक्टिविटी आएगी यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के हिसाब से, और यहाँ पे सल्फेट आयन कितने हैं, 3, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ। अब यहाँ से आगे डेफिनेशन समझते हैं। कह रहा था कि द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। जो टोटल मोलर कनेक्टिविटी है वो किसके बराबर है, सम ऑफ द मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है। ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन द वन फार्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। हर एक मोलर कनेक्टिविटी को कैटायन की और एनायन को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जितने नंबर ऑफ आयन्स हमारे प्रेजेंट होंगे वन फार्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के साथ।
किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन को ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब उस वन फार्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट में जितने जितने आयन प्रेजेंट हैं उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, लिमिटिंग मोलर आयनिक कनेक्टिविटी को। जैसे यहाँ पे 2 Cl के आयन थे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 से तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सल्फेट के 3 थे तो 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर हमको जनरल रिएक्शन देखें तो जनरल रिएक्शन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे मोलर कंडक्टिविटी फॉर AXBY। अगर इसकी मोलर कनेक्टिविटी लिखनी होगी, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट की इसकी लिखनी होगी तो इसके आयंस के सम के बराबर होगी, जो आयंस की आयनिक कनेक्टिविटी है उसके सम के बराबर होगी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, अच्छा अब A हमारे पास कितने टाइम है, X टाइम, A कैटायन है और B क्या है, एनायन, तो क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन। ठीक है, अब इस कैटायन के ऊपर चार्ज कितना होगा, जितना B के पैरों में ये नंबर है, और वो क्या है, Y, तो AY प्लस और कितने टाइम है, X टाइम। ये बचपन में हम लोग सीखते हैं छोटी क्लास में कि इसका चार्ज जो होता है वो इसके पैर में जाता है, इसका चार्ज इसके पाँव में आ जाता है, सीखते ऐसे टीचर सिखाते हैं हमें, है ना। तो मतलब इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना, जो यहाँ पे नंबर होगा, और वहाँ यहाँ पे नंबर क्या है, Y, तो AY प्लस। ठीक है, प्लस अब इसका जो चार्ज है वो कितना होगा, जो इसके पैर में जो नंबर है तो वो क्या है, X, है ना। तो क्या बनेगा, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ B, इसके ऊपर चार्ज कितना, X नेगेटिव, कितने नंबर ऑफ टाइम है, B, Y नंबर ऑफ टाइम। तो दिस इज़ फॉर जनरल रिएक्शन। ध्यान से देखना इस वीडियो को, ठीक है, क्लियर हो जाएगा सारा। ओके, तो ये आ गया हमारा कोलरश लॉ। तो क्या कहता है कोलरश लॉ, कि जो मोलर कनेक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो किसके बराबर होती है, सम के बराबर होती है। किसके सम के बराबर होती है, उसी के आयंस की मोलर कनेक्टिविटी के सम के बराबर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड द एनायन। जो टोटल मोलर कनेक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसके बराबर होगी, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ द कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन एनायन के बराबर। ऐसे कहिए कि मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एनायन, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, दिस इज कोलरश लॉ। अच्छा, अब इस कोलरश लॉ की कुछ एप्लीकेशंस है। ठीक है, वो क्या एप्लीकेशंस है हमने वो देखनी है। चलिए एप्लीकेशंस देखते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी, लास्ट वीडियो जो हमने उसमें पढ़ा था क्या, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। उससे हमने क्या देखा था कि उस ग्राफिकल मेथड से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या वैल्यू होती है मोलर कनेक्टिविटी की, वो कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो कोलरश लॉ को यूज़ करके हम लोग किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कोलरश लॉ को यूज़ करके हम लोग किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू होगी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसकी जो डिसोसिएशन है वो इनकम्प्लीट होती है, तो इस तरीके से CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, मतलब इसकी जो डिसोसिएशन है बड़ी कम होती है। इसलिए हमने एक डबल हेडेड वाला ये वाला एरो बना दिया है ना, 2 एरो बना दिए हमने। इसका मतलब क्या है कि इसमें डिसोसिएशन बहुत कम है और ये रिएक्शन जो है ये किस कंडीशन पर है,
इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है, मतलब कुछ आयन डिसोसिएट होने के बाद अब और फर्दर आयन की डिसोसिएशन नहीं होगी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अब इसकी अगर हम लोग मोलर आयनिक कनेक्टिविटी लिखें एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो वो किसके बराबर होगी, है ना, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन किसके बराबर होगी, सम ऑफ द मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ एनाइन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन एंड मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मतलब जो हमारी मोलर कनेक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एसिटिक एसिड की, वो किसके बराबर होगी, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर। लेकिन ग्राफिकल मेथड से हम लोग ये वैल्यू कभी भी मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक एसिड के लिए कभी भी या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कोलरश लॉ। देखिए, हमें अगर इसकी मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है तो हमको इन आयंस की मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। इन दोनों को सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू। तो ये जो इक्वेशन है, अगर हम इस इक्वेशन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, अगर हमें कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जिनके अंदर इनके जैसे ही आयन हों, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके अंदर ऐसे ही आयन्स हों, अगर हमें उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू पता चल जाए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो हम उसमें कुछ ऑपरेशंस लगाकर इस रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे मैं कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे KCl हो गया, ठीक है, CH3COOK हो गया एंड HCl हो गया। ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं मोलर कनेक्टिविटी की बात करूँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर KCl की, तो किसके बराबर होगी, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसी तरीके से जो मोलर कनेक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COOK की, वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वैसे ही मोलर कनेक्टिविटी ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर होगी, मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम के बराबर। ठीक है, तो ये कंडीशंस आ जाएंगी। अच्छा, अब हमें ये रिज़ल्ट चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये राइट हैंड साइड वाला रिज़ल्ट जो है वो कैसे मिल सकता है, ये जो राइट हैंड साइड मुझे ये वाला रिज़ल्ट चाहिए, तो उसको मैं यहाँ लिख लूँगा, मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए, राइट, प्लस मुझे ये वाला रिज़ल्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सभी आयनिक कनेक्टिविटीज़ हैं अपने अपने इलेक्ट्रोलाइट की, मैं इनके ऊपर कुछ ऑपरेशन लगाऊंगा। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास सेकंड वाली है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये सेकंड है, ये हमारे पास थर्ड है, और इसको मान लेते हैं ये हमारे पास 1 है। अगर मैं सेकंड में से जो मेरी सेकंड वाली इक्वेशन है, सेकंड वाली इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, CH3COO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव, अगर इसमें से मैं इसके अंदर मैं प्लस कर देता हूँ थर्ड इक्वेशन को, ठीक है, सेकंड में मैं प्लस कर देता हूँ अगर थर्ड इक्वेशन को, और माइनस कर देता हूँ उसमें से फर्स्ट इक्वेशन, और माइनस कर देता हूँ अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन, तो देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये जो पूरा वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
HCl एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस मोलर कनेक्टिविटी ऑफ KCl एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। मतलब अगर हमें मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है एसिटिक एसिड की एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, पहले क्या करेंगे, अगर हमें इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू पता है मोलर कनेक्टिविटी की एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो हम उन पर ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा CH3COOH। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, अगर थोड़ा सा इसको दिखाने की कोशिश करूँ मैं, तो आपको ये चाहिए ना, तो ये जो हमने ऑपरेशन लगाए हैं राइट हैंड साइड पर, जब इसको सॉल्व करोगे आपका यही बन जाता है। करके देखो, ये जो हमारा CH3CO नेगेटिव है, इधर साइड हमारा क्या है लैम्डा नॉट K पॉजिटिव। तो यहाँ देखो माइनस का क्या बन जाएगा लैम्डा नॉट K पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव का, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे Cl नेगेटिव माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे Cl नेगेटिव प्लस का है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये Cl भी, ये Cl भी। क्या बचा, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन एंड मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अल्टीमेटली इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमें कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन की वैल्यू पता हो। और वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग कौन से लेने हैं हमने, जिनमें ऐसे आयन हों जो किसके अंदर चाहिए आपको, या जो किसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। क्लियर, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मोलर कनेक्टिविटी फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, वो भी हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है कि टोटल आपने कितना इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स या कितने आपके फार्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोसिएट हुए। मतलब मान के चलते हैं अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं इलेक्ट्रोलाइट के, तो उसमें से कितने मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएट हुए, दैट इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब टोटल जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसमें से कितना इलेक्ट्रोलाइट आपका डिसोसिएट हो गया, दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, कोलराश लॉ को यूज़ करके। ये फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं इसको। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, इसलिए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज़ लैम्डा CM अपॉन मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दो मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या, कि किसी कंसंट्रेशन के ऊपर, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर कितने आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो टोटल में से डिसोसिएट हुआ है। तो जनरली जब हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिसोसिएशन क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो मैक्सिमम डिसोसिएशन है वो कितनी हो, जो मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी है वो कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है। और ये जो मैक्सिमम मोलर कनेक्टिविटी है ये कब आएगी, जब डिसोसिएशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मतलब इतनी ही डिसोसिएशन क्या हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है। ध्यान से समझो इसको, ये क्या है, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कनेक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी, मोलर कनेक्टिविटी की। तो मैक्सिमम वैल्यू मोलर कनेक्टिविटी कब आएगी, जब आपकी डिसोसिएशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी। तो मतलब ये आपको इनडायरेक्टली क्या बता रहा है, जितनी भी डिसोसिएशन जो है वो कंप्लीट है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये आपको क्या बता रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन, कि इतनी डिसोसिएशन क्या हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है, इससे मैक्सिमम डिसोसिएशन जो है वो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है कि टोटल में से कितने आयंस डिसोसिएट हुए हैं। तो ये वो मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू है जो किसी कंसंट्रेशन पे है, कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है, जैसे मान लो C। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस कंडीशन पर मैक्सिमम डिसोसिएशन होगी, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। तो मतलब ये टोटल वैल्यू है और ये वो वैल्यू है जो आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। ध्यान से देखिए इसको, ये आपको
मोलर कनेक्टिविटी की वो वैल्यू दे देगी जिस कंसंट्रेशन पर आप लोग डिसोसिएशन निकालना चाहते हो। आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन चाहिए ना, कि उस इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो इससे मैक्सिमम डिसोसिएशन हो नहीं सकता, तो मैक्सिमम वैल्यू को नीचे, और जिस कंसंट्रेशन के लिए चाहिए आपको कि कितनी डिसोसिएशन हो रही है उस कंसंट्रेशन पर, उसको आप लोग ऊपर कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। इसके बाद इसकी एक एप्लीकेशन और भी है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ dissociation constant of weak electrolyte। ठीक है, कि डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आप लोग निकाल सकते हो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं किसके साथ, के सी के साथ, और इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये फॉर्मूला लगा के आप लोग किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, सी क्या है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन, और अल्फ़ा क्या है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप लोग क्या निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ weak electrolyte। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच।